स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स। सेल जो होती है, कोशिका जो होती है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मतलब कि जो उसकी स्ट्रक्चर बनी हुई है या जो वो फंक्शन कर रहा है, वो सारा का सारा फंक्शन जो हो रहा है वो सेल के थ्रू कर रहा है। मतलब एक पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, अगर डिफिनीशन देखा जाए तो डिफिनीशन नोट कर लीजिए आप लोग। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स। बस एक लाइन का डिफिनीशन है, बहुत ईजी है। अब सेल की बेसिस पे जब हम लोग देखते हैं कि सेल की बेसिस पे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके टाइप कितने होते हैं, तो सेल की बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिसेल्युलर और दूसरा होता है सेकेंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक सेल से होता है और उनके बॉडी का जितना भी फंक्शन होता है वो सारे एक सेल में कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी प्रोटोजोआन्स होते हैं, जैसे अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ, ये सारे के सारे क्या हुए आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सिर्फ इनकी जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ एक सिंगल सेल से हुआ है और जो ये पूरे फंक्शन करते हैं या रिप्रोडक्शन वगैरह या रिस्पायरेशन वगैरह जो होता है वो सारे के सारे फंक्शन जो होते हैं वो एक सेल में कंप्लीट हो जाते हैं। अगर सेकेंड देखें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन एक से ज्यादा सेलों से मिलकर के बना हुआ है या एक से ज्यादा सेलों से मिलकर के वो बने हुए हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आपके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, जैसे कि आप ह्यूमन बींग्स को ही ले सकते हैं। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनके बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा सेलों से हुआ है और हर जो सेल एग्रीगेट करके ऑर्गन का फॉर्मेशन कर रहे हैं उनका फंक्शन भी अलग अलग है। सेल के बारे में अगर देखा जाए तो अगर सिंगल सेल के बारे में देखा जाए तो सिंगल सेल ये एक सिंगल सेल हो गई। इसमें एक न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम होगा, लाइसोसोम होगा और अदर्स जो होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जिसके थ्रू जो होता है इसका सबके फंक्शन जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सबके फंक्शन जो होते हैं डिफर होते हैं। अब यही सारे सेल्स एग्रीगेट जब होते हैं, बहुत सारे सेल जो होते हैं आपस में मिलते हैं तो वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। तब वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल देखिए, सेल जब एक सिंगल सेल है यूनिसेलुलर कहलाएगा। सेल जब एग्रीगेट करेगा आपका तो टिश्यू का फॉर्मेशन करता है, टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। टिश्यू जब एग्रीगेट करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा? ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा, ऑर्गन का फॉर्मेशन करेगा। ऑर्गन जब एग्रीगेट करेगा, बहुत सारे ऑर्गन जब एग्रीगेट करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे और ऑर्गन सिस्टम के बाद जो होता है पूरे के पूरे एक जो होता है ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। डिफरेंसेस देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की है। सबसे पहले सेल की जो डिस्कवरी है उसको रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने की थी 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी सेल की। और जो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी वो डेड सेल की थी, डेड सेल लकड़ी कॉर्क में की थी, लकड़ी के टुकड़े में। और क्या बताया था कि जो सेल होती है, जैसे आप लोग मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं, जब सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो सेल बिल्कुल जो होता है वैसे ही नजर आता है। जैसे एक घर को बनाने के लिए, एक रूम को बनाने के लिए क्या होता है कि बहुत सारे ईंटों की जरूरत होती है और वो एक साथ एग्रीगेट करते हैं और सिर्फ वैसे ही जो होता है आपका सेल नजर आता है। अगर आप मधुमक्खी के छत्ते को देखे होंगे, एक छत्ता जो होता है सेम उसी टाइप का जो होता है आपका सेल नजर आता है। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी सेल की रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। उसके बाद 1674 में एंटोलिबॉन लिवेनहॉक नाम के साइंटिस्ट ने किसकी डिस्कवरी की है? आपकी लिविंग सेल की डिस्कवरी की है। तो देखें, डेड सेल की अगर डिस्कवरी पूछा जाए तो आप लोग हमेशा रॉबर्ट हुक के बारे में बताएंगे, जो कौन से ईयर में की है? 1665 में। और एंटोलिबॉन लिवेनहॉक ने 1674 में किस सेल की डिस्कवरी की है? लिविंग सेल की डिस्कवरी की है।
सेल, सबसे छोटी जो सेल होती है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल माइक्रोप्लाज्मा होता है। सबसे लार्ज सेल जो होती है वो आपकी जो होती है ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच का अंडा। और सबसे जो होती है लंबी जो सेल होती है, सबसे बड़ी जो सेल होती है वो ऑस्ट्रिच एग होती है। और सबसे लंबी जो सेल होती है वो नर्व सेल होती है। पूरा नर्वस सिस्टम जो होता है वो लंबी, सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी सेल होती है। अब हम लोग डिफरेंसेस देख लेते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे हम लोगों ने पहले ही बात कर चुके हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से बना होता है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक से ज्यादा सेलों से मिलकर के बना होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितनी भी एक्टिविटी होती है उनके बॉडी में वो सिर्फ एक सिंगल सेल से हो जाती है। एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ, मतलब वो रिस्पायरेशन जो करते हैं या न्यूट्रिशन जो करते हैं या उनमें जो प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो सिर्फ एक सिंगल सेल में कंप्लीट हो जाती है। जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके लिए जैसे रिस्पायरेशन के लिए अलग जो होता है सेल ऑर्गन बना होता है, एक्सक्रेशन के लिए जो होता है अलग ऑर्गन बना होता है। तो ऐसे जो होते हैं इसमें पूरा जो फंक्शन होता है या एक्टिविटी होती है वो एक या एक से ज्यादा सेलों से मिलकर के बनी हुई होती है। एक से अधिक सेल जो होते हैं, एक से ज्यादा सेल जो होते हैं मिलकर के करते हैं। थर्ड पॉइंट, रिप्रोडक्शन जो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल के थ्रू हो जाता है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो सिर्फ एक जर्म सेल पाई जाती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो होती है जर्म सेल पाई जाती है जिसके थ्रू जो होता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। फोर्थ पॉइंट, द लाइफ स्पेन ऑफ एन इंडिविजुअल इज शॉर्ट, मतलब जो लाइफ होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, जबकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइम तक रहते हैं। टाइप ऑफ सेल्स, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब देखेंगे टाइप ऑफ सेल्स। सेल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रो जो होता है, प्रो का मतलब ये प्रोकैरियोटिक जो होता है या प्रोकैरियन जो होता है दो वर्ड से मिलकर के बना होता है, प्रो एंड कैरी ऑन। कैरी ऑन, तो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल होंगे उसमें जो न्यूक्लियस होगी वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की होगी। प्रिमिटिव टाइप का मतलब क्या होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर के बने होते हैं या जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो बहुत ही कम, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होंगे। जबकि यूकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है ट्रू या गुड, और कैरियन का मतलब होता है सेल न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक मतलब जो होंगे, जो सेल होंगे या जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, उसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव टाइप के होंगे और यूकैरियोटिक मतलब कि जो होंगे ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा। डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। इसके बाद जो होंगे प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक में देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसकी साइज बहुत छोटी होती है, जैसे कि एक से लेकर के जो होता है आपका 10 mm जो होता है माइक्रोमीटर जो होती है इसकी साइज होती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होती है लार्ज साइज की पाई जाती है, इसकी साइज जो होती है 5 से लेकर के 100 तक हो सकती है, मिलीमीटर तक हो सकती है। न्यूक्लियस जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस जो होता है यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। अगर मान लीजिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट भी है तो वो बहुत ही ज्यादा डेवलप न्यूक्लियस नहीं होगा, वो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होगा। और इसमें जो होता है यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है पूरी तरह से डेवलप न्यूक्लियस पाया जाता है। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम्स पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में जो होता है एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोलस मतलब
न्यूक्लियस के अंदर पाई जाने वाली एक स्ट्रक्चर होती है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होगा जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। आगे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती हैं और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्गी बॉडी, ये सारी के सारी जो होती हैं सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो सेल के अंदर पाई जाती हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल में आपकी प्रेजेंट होती है। सेल डिवीजन जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत ही सिंपल टाइप का होता है, जैसे कि फिशन हो गया, बटिंग हो गया, इन सब के थ्रू जो होता है सेल डिवीजन होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो होता है जो सेल डिवीजन होता है बहुत ही ज्यादा एडवांस टाइप का होता है, जैसे कि आपका माइटोटिक और मियोसिस सेल डिवीजन। ये दो सेल डिवीजन जो होते हैं आपके यूकैरियोटिक सेल में होते हैं और सिंपल सा सेल डिवीजन फिशन और बटिंग जो होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। अब आगे इतनी चीजें नोट कीजिए, इसके बाद देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, उसके बाद देखेंगे अभी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में एक बैक्टीरियल सेल के बारे में देखते हैं कि एक बैक्टीरिया की सेल जो होती है कैसे होती है। तो ये जो आपके सामने फिगर है एक बैक्टीरियल सेल की है, जिसमें सबसे आउटरमोस्ट लेयर जो होती है वो आपकी सेल वॉल, उसके बाद जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जस्ट उसके नीचे जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं या फिर इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जा सकता है। बहुत सारी बुकों में सेल मेम्ब्रेन लिखा है और बहुत सारी बुकों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों कह सकते हैं। उसके अंदर जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो होते हैं कुछ लिक्विड पाए जाते हैं जिनको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं? सेल के अंदर पाए जाने वाले जो लिक्विड होते हैं उनको साइटोप्लाज्म कहते हैं। मीसोसोम पाया जाता है, 70s टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है, थाइलाकॉइड पाया जाता है, साथ ही साथ जो होता है क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और ये है आपका एमआरएनए, एमआरएनए पाया जाता है। और एक जो होता है फ्लैजिला पाया जाता है। ये आपकी पूरी जो हो गई आपकी एक बैक्टीरियल सेल है। अब आप इस पे कंफ्यूज मत होइएगा कि 70s टाइप का राइबोसोम्स किसे कहेंगे, एमआरएनए किसे कहते हैं, क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं, थाइलाकॉइड किसे कहते हैं, क्योंकि आने वाला जो चैप्टर में आगे हम लोगों को पढ़ना है वो सिर्फ सेल ऑर्गेनेलिज के एक एक ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ना है कि राइबोसोम्स कैसा होगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स कैसा होगा। अभी तो इतनी सारी चीजें इसमें है नहीं, तो डिस्टर्ब मत होइएगा, इतनी चीजों को